गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्कूल टाइम में हमने डिस्कस करा था। x की वैल्यू के लिए y को एलिमिनेट करना है, y की वैल्यू के लिए x को एलिमिनेट करना है। तो y को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y का कोफिशिएंट दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। एक जगह y के साथ 23 है, दूसरी जगह y के साथ 45 है। तो दोनों जगह y का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो इस इक्वेशन में 45 की मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में 23 की मल्टीप्लाई। तो 43 इंटू 45 इंटू 23 और 23 इंटू 45, y दोनों जगह इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते थे स्कूल टाइम में, लेकिन काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े नंबर है, 2 डिजिट वाले, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन से अगर हम ध्यान दें तो इस तरीके के क्वेश्चंस में को इस सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होता। इसमें हमें करना क्या है, ऑब्जर्वेशन से हम देखें डायगोनली कोफिशिएंट इक्वल है। तो जब भी इक्वेशंस में डायगोनली कोफिशिएंट इक्वल हो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, डायगोनली कोफिशिएंट इक्वल हो तो बहुत सिंपल होता है। इन इक्वेशंस का एक बार सम करना होता है और एक बार डिफरेंस निकालना होता है। सम अगर करते हैं, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 68x और 68y, तो 68 कॉमन आ गया और राइट में कितना आया, 204। 68 से कैंसिल करें तो 3x प्लस y हो गया हमारा 3। देखिए सम करके कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, जबकि बड़े बड़े नंबर लिखे हुए थे। एक बार डिफरेंस अगर हम करते हैं, डिफरेंस तो डिफरेंस करके कितना आएगा, माइनस करें तो 22x माइनस 22y इक्वल टू 22। तो ये कैंसिल करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब जब हमारे पास ऐसी सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएं तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक बार हमें x की वैल्यू के लिए क्या करना है, सम का हाफ, सम कितना होगा 4, उसका हाफ 2, और y कितना होगा, y इनका डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस का हाफ हो गया 1। तो इनका जो सोल्यूशन है 2,1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी डायगोनली कोफिशिएंट इक्वल हो तो एक बार हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे। बहुत सिंपल इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सेट ऑफ इक्वेशंस बी इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। हमें समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट या कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है। उसके लिए पहले हमें दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास है 5x प्लस 2y इक्वल टू 23, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये दो मैंने सिमल्टेनियस इक्वेशंस ली। अब इनको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, x की वैल्यू के लिए y को एलिमिनेट करना है, y की वैल्यू के लिए x को एलिमिनेट करना है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई, यहां 2 की मल्टीप्लाई, यहां मैं पूरे में लेफ्ट में भी, यहां भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। क्यों कर रहा हूं, ताकि y दोनों जगह इक्वल हो जाए। अब देखो कोशिश ये करनी है, स्कूल वाले मेथड के बजाय हमें क्या करना है, पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। तो आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व माइनस करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि 6y तो यहाँ होगा, y से y तो कैंसिल आउट ही होना है। तो तुम y को भूल ही जाओ ना, y के कोफिशिएंट तुम आपने इक्वल कर दिया और माइनस करा तो y तो कैंसिल आउट होगा। आप केवल x को देखो कि क्या डिफरेंस है, 15 और 8। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7x आया लेफ्ट में, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होना ही है y माइनस करके। और यहाँ देखें 15 में से 8 माइनस करें तो 7, और यहाँ देखें हम 69 और 48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 69 आया, ये 48 आया, 69 माइनस 48 21, तो x इक्वल टू 3। तो कम पेन चला के हमारी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, ठीक है। x इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 इधर माइनस करेंगे 8, 2y इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 4। तो यहां पर हमें जो सोल्यूशन मिला, यूनिक सोल्यूशन मिला, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में हमारे पास अगर हमारी पहली कंडीशन ये है यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन का मतलब है
हमारे पास इन दोनों सिमिल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x की सिंगल वैल्यू आई, y की सिंगल वैल्यूज आई। ऐसा तब होता है जब x का कोफिशिएंट और y का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो अनइक्वल हो। मतलब अगर हम इस सेट को ऐसा बोले a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो हमारा यहाँ पर a1 ये है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है, तो यहाँ पर रेशियो आया 5/4, यहाँ पर रेशियो आया 2/3, वो अनइक्वल आया। तो जब ये रेशियो अनइक्वल आता है तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है, एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फॉर यूनिक सोल्यूशन। और इक्वेशंस जो होती हैं हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं बेसिकली है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है और यहाँ पर ये कंसिस्टेंट भी हैं। इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिसमें हमें कम से कम एक सेट, एटलीस्ट वन सेट तो सोल्यूशन का मिल ही रहा होता है। आगे जब हम और भी एग्जांपल लेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इंडिपेंडेंट या कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है। और इन दोनों लाइंस को अगर ग्राफ में अगर आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट होता है, ग्राफ में ये प्लॉट होता है इस तरीके से, एक लाइन जैसे ये, एक लाइन जैसे। तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये यूनिक सोल्यूशन बताता है, मतलब एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यूनिक सोल्यूशन ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है। और सेकंड अगर कंडीशन अगर हम देखें, हमारे पास मान लिया हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 24, ये है इक्वेशन, ठीक है। और एक और इक्वेशन है हमारे पास 10x प्लस 4y इक्वल टू मान लिया 48। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू के लिए y को एलिमिनेट करना है, y की वैल्यू के लिए x को। मान लो कि हमें y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर y के साथ 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसे नीचे लिख लेंगे, हो गया 10x प्लस 4y इक्वल टू 48। तो माइनस करें अगर हम तो x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। ना हम x की वैल्यू निकाल पाए ना y की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं, डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं क्योंकि वो सिमिलर टाइप की है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पहले वाली इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके आ सकता है, तो ये वाली इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशंस है। और ऐसे केसेस में जो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन सेट। इनफाइनाइट क्यों होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम सोल्यूशन सेट देखें तो x इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये गिवन थी, एक इक्वेशन ये गिवन थी, दो इक्वेशन गिवन थी, x इक्वल टू 4 और 4 और 2 यहां पर रखें तो 20 और ये आ गया 24। और एक और देखें तो 0 और 0 पुट करें और ये 4 और 2 यहां भी देखो 40 और 48। मतलब ये वाला सोल्यूशन सेट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा। और अगर मैं कोई वैल्यू रखूं 0 और ये हो गया हमारा 0 और 12, देखिए 0 और 12 भी इसको सेटिस्फाई करता होगा। 0 यहां रखा, 12 टू जा 24, 0 यहां रखा, 12 4 जा 48, ठीक है। और भी इसमें सेटिस्फाई करते होंगे, जैसे अगर मैं रखूं यहाँ पर 2 रखूं, 2 और 7 ये भी सेटिस्फाई करता होगा, 2 10 और 14 24 और ये 20 और 20 और 28 48। तो बहुत सारे सोल्यूशन सेट मिल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन सेट। और ऐसी इक्वेशंस को, इन दोनों को अगर ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सेम लाइन होती है। मतलब अगर मैं इसको बोलूं L1 लाइन, इसको बोलूं L2 लाइन, तो L1 L2 ओवरलैप कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। और ऐसी इक्वेशंस में हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ उसका ऐसा बनेगा, ठीक है, लाइन एक ही बनेगी क्योंकि वो ओवरलैपिंग या कोइंसाइड कर रही होंगी। और ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा क्या था, हमने डिस्कस करा था यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये रेशियो हमारा नॉट इक्वल टू आना चाहिए। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में अगर आप देखो ये सारा ही कैंसिल आउट क्यों हुआ, 0 = 0, मतलब x की वैल्यू के लिए y को एलिमिनेट कर रहे थे, y की वैल्यू के लिए x को एलिमिनेट कर रहे थे क्योंकि वो डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट होने की वजह से क्या हुआ, जब हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो x भी इक्वल हो गया, y भी इक्वल हो गया क्योंकि वो डिपेंडेंट थी। तो x भी एलिमिनेट हो गया, y भी एलिमिनेट हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि रेशो इक्वल था। रेशो इक्वल होने की वजह से वो पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है। जहां जहां रेशो इक्वल होगा पूरा ही कैंसिल आउट होगा अगर होगा तो। हमने क्योंकि यहां देखे 1:2 का रेशियो 1:2, तो दोनों बार रेशो बराबर आ रहा है। रेशो इक्वल होने की वजह से ही वो कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होता ही है, इक्वल टू ये भी देखो 24, 48, ये भी 1:2। ये सारे रेशो इक्वल हैं, तो यही तो रीजन है कि जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो तीनों ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, पूरा का पूरा 0 = 0, कुछ भी नहीं बच रहा है। और यहां पर रेशो इक्वल नहीं है इसलिए सारे कैंसिल आउट नहीं हो रहे। अगर a1 कैंसिल होगा मतलब x कैंसिल होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, अगर ये कैंसिल होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू है। इक्वल टू होने की वजह से ही सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट इक्वेशंस हम उनको, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हम उनको बोल रहे हैं जहां पर हमारा सोल्यूशन एटलीस्ट 1 सेट तो आ ही रहा है, या तो एक सेट या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन है, ये ओवरलैपिंग लाइन में सारे ही कॉमन पॉइंट हो गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तीसरा केस इसमें होता है एक और स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट, हाँ, थर्ड केस अगर इसमें हम समझे नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है, जैसे मैं एक सेट ये लूं इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा सेट में लूं 10x + 4y = 45, इक्वेशन 2 ये। अब x की वैल्यू के लिए अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं या y की वैल्यू के लिए x को एलिमिनेट करना चाहूं तो क्या होगा, देखिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 10x + 4y और ये हो गया 48। अब ये माइनस करूं तो ये कैंसिल और ये -3, तो यहां पर सब कैंसिल नहीं हुआ, x और y कैंसिल हुए, ये कांस्टेंट कैंसिल नहीं हुआ, इक्वल टू -3 आया, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो होगा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस भी डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट होने की वजह से x और y दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेशियो डिफरेंट था। यहां पर तो इनका रेशियो 1:2 है, यहां भी रेशियो 1:2 है, लेकिन यहां पर रेशियो 1:2 नहीं है। रेशियो इक्वल ना होने की वजह से कांस्टेंट कैंसिल नहीं हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गए, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। आप x और y की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू, जैसे यहां पर आप कोई भी वैल्यू रखो कि भाई हमारा x 4 हो गया, y 2 हो गया, 4 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कोई भी सोल्यूशन सेट अगर ढूंढने की कोशिश करें आपको कोई सोल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। और ग्राफ में अगर इसे दोनों लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। मतलब अगर ये L1 लाइन है, ये L2 है, तो L1 L2 मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी ये लाइन, ठीक है। ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, तो इस वजह से इनका कोई कॉमन सोल्यूशन सेट हमें नहीं मिलेगा। तो और नो सोल्यूशन के लिए अगर हम a1 a2 का रेशियो देखें तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वल ना होने की वजह से x और y दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेकिन कांस्टेंट कैंसिल आउट नहीं हुआ। यहां पर ये सब इक्वल होने की वजह से सब कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्योंकि x को कैंसिल आउट करने के लिए y कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, y को कैंसिल आउट करते हुए x कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो रेशियो अनइक्वल है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में सब कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि सबका रेशियो इक्वल है। नो सॉल्यूशन में केवल x और y कैंसिल हो रहे हैं, कांस्टेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। और ग्राफ तीनों का यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में ओवरलैपिंग लाइन होगी, नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल लाइंस है, अगर हम समझें प्रॉपर तरीके से नो सोल्यूशन के केस में। और इस केस में हम जो इक्वेशंस हैं नो सोल्यूशन के केस में, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो मिल रहा है। नो सोल्यूशन के केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और लाइंस के केस में अगर हम बोले यूनिक सोल्यूशन के लिए हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कोइंसाइडिंग लाइंस, ठीक है। और यहां पर इस केस में नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होती तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। उन्होंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सेट ऑफ इक्वेशन बी इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो हमारा ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, b2 है और c2 है। तो हमारा इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 हमारा 8 हो गया, a2 हमारा 4 हो गया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2। b1 हमारा 3 हो गया, माइनस भी लगा सकते हो, माइनस से तो माइनस वैसे भी कैंसिल आउट होना है k, ठीक है। और ये हमारा 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें k नॉट इक्वल टू हमारा 3/2 या 1.5। तो k की वैल्यू क्या है, k इज रियल नंबर अदर देन 1.5, k इज अ रियल नंबर अदर देन 1.5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास दिया हुआ है 3 एप्पल्स प्लस 2 बनानास प्लस 1 ग्रेप 39 और 2 एप्पल्स प्लस 5 बनानास प्लस 8 ग्रेप्स 103। कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स पूछा हुआ है, 3 बनानास पूछा हुआ है, प्लस 3 ग्रेप्स पूछा हुआ है, यह हमें पूछा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो एटलीस्ट 3 इक्वेशंस तो हमें चाहिए ही इसे सॉल्व करने के लिए। 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। हमने बेसिकली इनिशियली जो हमने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन, तब हमने डिस्कस करा था 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए तभी हमें सोल्यूशन मिल पाते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन सप्लाई होती है, कुछ केसेस में आंसर आ जाता है। तो वैसे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मल्टीप्लाई करें यहाँ पर और मल्टीप्लाई करके ऐड करें डायरेक्ट ये आ जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ए, बी और जी, एप्पल, बनाना, ग्रेप, तीनों का कोफिशिएंट इक्वल है। तो बेसिकली हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो यहां कुछ मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, यहां कुछ मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है। लेकिन क्या मल्टीप्लाई करके ऐड करना है कि ये आ जाए हमें तो पता नहीं, हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या रहता है कि मान लिया हमने के मल्टीप्लाई करा और ऐड करा, ए और बी के कोफिशिएंट इक्वल आने चाहिए दोनों में। तो a और b के कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा 3k, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब a के साथ क्या आएगा 3k प्लस 2, a के साथ आएगा जब ऐड करेंगे, ठीक है, यहां पर a आएगा प्लस, और b के साथ क्या आएगा 2k प्लस 5b, ऐसे ही तो होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, a के कोफिशिएंट इक्वल करना है ना, तो हम a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। मतलब यहां दोनों को ऐड करके a के साथ जो भी आना है वो ये है, दोनों को ऐड करके b के साथ जो भी आना है वो ये है, दोनों इक्वल आने चाहिए क्योंकि ये तभी मिलेगा। और इसको सॉल्व करके कितना आया k इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें तो a और b के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करें तो 9 और 2 11 है, जो कि 9 ये हमारा हो गया 6 और 5 11 भी, 11 कॉमन आ गया, और ये 3 और 8 11g, ठीक है 11g। तो और सामने हमारा कितना आ जाएगा, ये 39 117 और 117 और ये हमारा हो गया 220। तो a प्लस बी प्लस जी इक्वल टू हमारा हो गया 20, ये आ गया।
देखिए अगर हमारा क्या है कि ए और बी के कोफिशिएंट तो इक्वल आ गए, अगर जी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं आता ना, चांस की बात है कि वो भी 11 आ गया। अगर वो इक्वल नहीं आता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता, क्योंकि हमें तीनों ही इक्वल चाहिए। तो यहां आ गया और हमें निकालना है 3, तो 3a + b + g = 60, तो हमारा 60 आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सिमिलर टाइप का है, जिसमें भी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, और हमें एबीसी के कोफिशिएंट इक्वल चाहिए। हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, लेकिन जरूर कोई नंबर हमें ऐसा मिलेगा कि जिनको मल्टीप्लाई करके ए और बी के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो मान लिया के की मल्टीप्लाई करी और ऐड कर दिया, तो हमारा ए का कोफिशिएंट आ जाएगा 3k + 9 और बी का कोफिशिएंट आ जाएगा 6k + 7, दोनों को इक्वल करा तो 3k = 2, k = 2/3। तो k की वैल्यू 2/3 आई, k की वैल्यू 2/3 आई, मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देंगे। k की वैल्यू 2/3, हमने क्या करा, इसमें k की मल्टीप्लाई करी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ऐड करा। a का कोफिशिएंट ये आया, ये a के साथ आया मल्टीप्लाई में, ये b के साथ आया। हमें a और b के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं और इसमें 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई करके a और b के कोफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे और c का भी कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए। अगर c का कोफिशिएंट इक्वल नहीं आता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा, लेकिन इसमें क्या पता आ रहा हो। तो देख लेते हैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई, तो ये रफ कर देता हूं, यहीं पर लिखता हूं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई 6 और 27 33 a, इसमें हो गया 12 और 21 ये 33 b, और ये हो गया 18 और 15 ये भी इतना, और ये हो गया हमारा 48 और 84 48 84 132। तो a + b + c कितना हो गया हमारा 4, तो a + b + c की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर a b का कोफिशिएंट मान लिया इक्वल आता, क्योंकि हमने तो केवल a और b के कोफिशिएंट को इक्वल करा और उससे हमें k आ गया हमारा 2/3। अगर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके c के साथ 33 नहीं आता तो इसका आंसर नहीं आ सकता था, तब आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आंसर आ जाता है। और किन कंडीशंस में आंसर आ सकता है, क्या मल्टीप्लाई करना है वो हिट एंड ट्रायल से पता करना होगा, या हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें k और इक्वेशन को ऐड करें, a और b के कोफिशिएंट को इक्वल रखें, उससे k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।